हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे एनसीईआरटी पर आधारित जो जीके जीएस की जो श्रृंखला है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर में हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर में जो अभी आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर में चेंजेस है उस पर आधारित प्लस ल्यूसेंट का जो लेटेस्ट एडिशन है उस पर आधारित जो है प्रश्न हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए कारगर होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जो है यहाँ पर मेरे फ्रेंड जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 650 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में ऑलरेडी लाइक कर दिया है सेशन को, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग तैयार है, जल्दी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में थम्स अप दे देंगे और जल्दी से ये भी बता देंगे कि और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोग करना चाहते हो। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए ये आप लोगों का डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों के आरआर सी एग्जाम के अंदर में आया था। संगम काल के महाकाव्य सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई, ठीक है, कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? सबसे पहली बात, ये संगम काल जब हो गया ना, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। संगम काल और भाषा, बस इतना ही चाहिए था अपने को। मैंने पेड क्लास के अंदर में, जो सीटेट की पेड क्लास थी उसके अंदर में भी बताया था, और मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ भी है इस तरीके से कि संगम जो काल की जो कविताएं है वो तमिल भाषा में लिखी गई है। बाकी कोई भी हो आप लोगों की, तो संगम काल के अंदर में जो कविताएं लिखी गई थी या जो भी आप लोगों का लिटरेचर था वो तमिल भाषा में था। तो आंसर यहां पर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिल भाषा के अंदर में लिखी गई थी। डायरेक्टली 68% लोगों ने सही आंसर दिया है, और बट मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोगों को एग्जाम पर भी बता दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड, तमिल एपिक है, ये तमिल भाषा में लिखा गया है, सिलप्पदिकारम, जो कि इलांगो ने लिखा था। किसने लिखा था सिलप्पदिकारम? आप लोग लिखो जल्दी जल्दी से, मेरे साथ साथ में सभी लोग बच्चे करते जाएंगे यहाँ पर में। सिलप्पदिकारम किसने लिखा? लिखो इलांगो ने। कितने साल पहले लिखा? 1800 साल पहले। तो ऐसे तीन चीजें लिखो, सिलप्पदिकारम, इलांगो, 1800 साल पहले। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से मनी मेखलाई की, तो मनी मेखलाई जो है फ्रेंड्स, किसने लिखा था? मनी मेखलाई लिखा था सतनार ने, करीब 1400 साल पहले। तो अब मुझे आप लोग बताओ, ठीक है, कि जो सिलप्पदिकारम है वो पहले लिखी गई या मनी मेखलाई पहले लिखी गई? जल्दी से आप लोग ये भी, इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट के अंदर में कर देंगे। सिलप्पदिकारम पहले लिखी गई या मनी मेखलाई? नाउ तो तमिल भाषा के अंदर में लिखे गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, दोनों के दोनों। सिलप्पदिकारम 1800 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है, और मनी मेखलाई 1400 साल पहले। ये लिखी थी इलांगो ने, ठीक है, ये लिखी थी सतनार ने। ठीक है, सतनार। देखिए हो गया आप लोगों का, कितना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए एचएससी जो है आपका सीएचएसएल का। आप लोग एक एक जो पॉइंट कर रहे हो ना, आप लोग जो है फ्रेंड्स कई सारी एग्जाम्स की, सैकड़ों एग्जाम्स के लिए आप लोग एक साथ प्रिपेयर होते जा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस फील कीजिए आप लोग टीचिंग परीक्षा के इन सेशंस के साथ में। सिलप्पदिकारम एक तमिल महाकाव्य है जो ब्लैंक द्वारा लिखा गया था। तो सिलप्पदिकारम कितने साल पहले लिखा गया था? ईयर्स, ठीक है, ईयर्स एगो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर में। और किसने लिखा था? ये लिखा था इलांगो ने। ठीक है, इलांगो अडिगल, इलांगो ने इसको लिखा था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 58% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स अब तक। और मैं आपको बता दूं कि 1800 साल पहले जो है ये लिखा गया था, 1800 साल पहले सिलप्पदिकारम। वही अगर हम लोग बात करें सतनार की, तो सतनार ने मणि मेखलाई लिखी थी, मणि मेखलाई, मेखलाई। ठीक है, और ये लिखी थी 1400 साल पहले। तो ये आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड होते जा रहे हो, और ये एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों का पूरा डेटा है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, नाउ फ्रेंड, मणि मेखलाई डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। ठीक है, तो देखिए मणि मेखलाई जो है ना आप लोगों की, अगर मैं आपको बताऊं जो सिलप्पदिकारम है, ठीक है, सिलप्पदिकारम, इसके अंदर में तीन लोगों की कहानी है। ठीक है, एक है कोवलन, ठीक है, कोवलन, उसकी पत्नी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में माधवी। ठीक है, कोवलन, उसकी पत्नी है कन्नगी, कन्नगी, और कोवलन की जो है, मतलब अपनी पत्नी और वो जो थी उसकी माधवी। ठीक है, उसकी कहानी है, मतलब ट्रायंगुलर लव। ये कोवलन जो है ये कन्नगी से शादी होती है, लेकिन कुछ समय बाद माधवी के चक्कर में पड़ जाता है। अब कोवलन तो इतना मतलब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उसकी आंखें खुल जाती है, और कुछ समय बाद वो कन्नगी के पास में वापस आ जाता है। फिर बाद में कोवलन की मृत्यु हो जाती है। वो सब इसमें दिया गया सिलप्पदिकारम में। सिलप्पदिकारम जो है 1800 साल पहले इलांगो ने लिखी थी। अब फिर बाद में मणि मेखलाई लिखी गई, बाद में मणि मेखलाई, मणि मेखलाई के अंदर में ये बताया
गया सत्यनारायण के द्वारा कि ये जो कोवलन था ना, ये बड़ा रंगीन मिजाज इंसान था, ठीक है, शरीफ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये जो है कोवलन जब माधवी के साथ में रहने चला गया था कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कन्नगी को छोड़कर, तो बस वो दोनों जो है वो लूडो खेला करते थे। बेसिकली जो है इनकी बेटी हुई, ठीक है, कोवलन और माधवी की बेटी हुई थी, जो कि जिसका उल्लेख शिलापतिकारम में नहीं है, और वो कहानी को वहां से आगे बढ़ाया गया है मणिमेखलाई के अंदर में, शिलापतिकारम में जिसका उल्लेख नहीं है, तो वो कहानी को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, कि भाई इनकी एक बेटी हुई थी जो कि शिलापतिकारम में नहीं बताया गया है। मणिमेखलाई के अंदर में सत्यनारायण ने उसका उल्लेख किया कि कोवलन और माधवी जब चले गए थे, ठीक है, मतलब एक साथ रहते थे, तो माधवी जो है प्रेग्नेंट हो गई, कल कोवलन उसको छोड़ के चला गया, फिर माधवी ने एक बेटी को जन्म दिया, और फिर उसकी बेटी की जो बातें हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में जानकारी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का आंसर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनकी बेटी के बारे में जानकारी दी गई है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ तो तमिल जो एपिक है मणिमेखलाई 1400 साल पहले लिखी गई थी सतनार में। इसके अंदर में जो है कोवलन और उसकी जो वो थी माधवी, उनके बारे में बताया गया कि उनकी एक बेटी हुई थी और उनकी बेटी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी है। नाउ फ्रेंड, मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? जल्दी से एक बार सभी बच्चे, हर एक बच्चे एक एक जगह पे जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर देगा फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी आजादी के पहले। तो जब अंग्रेजों ने वो बात नहीं मानी, तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 16 अगस्त, ठीक है, 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मनाया था, ये याद रखना है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई डे, डायरेक्ट एक्शन डे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो कब मनाया था, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीटेट के अंदर में कई बार आ चुका है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, डी ट्रिपल एसबी के एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे किसी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाने की संभावना है, ओके। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया था उन्होंने? क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर में मार्च 1946 में। इन्होंने जो डुअल नेशन की थ्योरी थी, दो देशों की, मतलब भारत का बंटवारा हो, उसकी मांग को उन्होंने खारिज कर दिया था। मतलब मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी, उसको इन्होंने खारिज कर लिया। तो कैबिनेट मिशन के फेल हो जाने के कारण उन्होंने अपना दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। कई जगह पे दंगे फसाद हुए और तोड़फोड़ वगैरह भी हुई थी बहुत ज्यादा। नाउ फ्रेंड देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने कौन सा प्रमुख आंदोलन शुरू किया? अब ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में भी देख पा रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे आप सभी लोग। डायरेक्ट एक्शन डे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मनाया गया था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सीटेट में भी पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके से एक क्वेश्चन सुपर टेट में आया था, यूपी के सुपर टेट में। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है बीपीएससी के जो पेपर हुआ था आप लोगों का, ठीक है, कंबाइंड वाला, उसके अंदर में पूछा जा चुका है। आगे में और भी पूछे जाने की संभावना है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरिता जो है एक पुस्तक है, बुद्ध चरिता, गौतम बुद्ध की जीवनी है। इसके अंदर में गौतम बुद्ध का जीवन पूरा लिखा गया है कविता के फॉर्म में। तो अश्वघोष ने इसको लिखा है, ठीक है। तो अश्वघोष किसके दरबार में दरबारी थे? तो देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरिता लिखी है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बुद्ध चरिता किसने लिखी है, ठीक है। बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखी है। अश्वघोष किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे, वो कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। इसी के साथ में फ्रेंड्स आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कनिष्क ने जो बुद्ध चरिता लिखी है, ठीक है, ये बुद्ध चरिता उन्होंने लिखी है संस्कृत भाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ऐसा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि वो पाली भाषा में लिखी, नहीं, संस्कृत भाषा में लिखी है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अश्वघोष जो कि कनिष्क का दरबारी कवि था, उसने बुद्ध चरिता संस्कृत भाषा में लिखी है, जिसमें उसने कविता के फॉर्म में गौतम बुद्ध का पूरा जीवन जो है बताया उसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है, तो कनिष्क किसके दरबार में दरबारी कवि था, एक बार कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे सभी के सभी लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, WBCS के अंदर में पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में और HP TGT है, हिमाचल प्रदेश TGT के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बुद्ध चरिता के लेखक कौन है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सुपर टेट के अंदर में भी पूछा गया था। ठीक है, यूपी सुपर टेट के अंदर में 2018 के अंदर में। ठीक है, जब ऑनलाइन जो है आप लोगों की सीटेट की एग्जाम्स हो रही थी तो सीटेट की एग्जाम्स के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो बुद्ध चरिता के लेखक कौन है, अश्व घोष है, ये याद रखना है। किसके दरबार में दरबारी कवि थे वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ठीक है, बुद्ध चरिता। नाउ फ्रेंड्स, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा ने जितने भी डू यू नोज है आप लोगों के, ठीक है, चाहे वो आप लोगों के हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, साइंस के हो, ये सारे डू यू नोज और मैथ्स के जितने फॉर्मूलेज बन सकते हैं वो जितना भी एनसीईआरटी का जो पूरा डू यू नो या फिर आप लोगों का ग्लोसरी वगैरह टाइप का जो जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के, वो सारे के सारे आप लोगों का ऐप के ऊपर में उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, तो ये एक डू यू नो में से ही क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स की सबसे बेस्ट प्रकार के जो बल्ले हैं वो आपके बनते हैं विलो नामक ट्री की जो लकड़ी होती है उससे। तो विलो नामक जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से सबसे अच्छे प्रकार के क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, विलो। तो आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, विलो नामक पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए और ज्यादा सेशंस किए जा सकते हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एक जगह पे जरूर शेयर कर दे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, देखिए निम्नलिखित में से जो है आप लोगों का कंटोर बैरियर से रिलेटेड क्या सही है। देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कंटोर बैरियर क्या है, ताकि जब मैं आपसे जब ये क्वेश्चन रिवीजन के थ्रू आपको याद करवाऊं तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि पानी जो है जब बहता है तो बहुत स्पीड में अपने साथ में मिट्टी पत्थर और यहाँ पर में जो भी सामान होता है मिट्टी के ऊपर में, ठीक है, वो सब बहा के लेकर चला जाता है। अगर यहाँ पर में आप, ठीक है, छोटे छोटे से पत्थर वगैरह घास फूस वगैरह रख दो तो पानी की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, पानी की गति को धीमा करने के लिए पत्थर, घास, मिट्टी, ठीक है, इस तरीके से खेतों के अंदर में बैरियर बना देते हो उसके, उसी को कंटोर बैरियर कहा जाता है, ताकि पानी की गति जो है वो धीमी हो जाए। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि कंटोर बैरियर जो है या समुच्च अवरोध जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये अवरोध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पत्थर घास मिट्टी, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग जो है इस तरीके से खाई वगैरह टाइप की बना देते हैं ताकि पानी जो है इसमें गिरे, फिर वो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, इस तरीके से जो है आप वो बनाते रहते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पत्थरों घास मिट्टी का उपयोग समुच्च रेखाओं के साथ अवरोध बनाने के लिए किया जाता है। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का, एक ऐसी विधि जिसके अंदर में आप जो है पत्थर घास और मिट्टी का उपयोग करके समुच्च रेखाएं बनाते हो, कंटोर बनाते हो, बैरियर बनाते हो। ठीक है, तो बैरियर्स बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो कंटोर बैरियर कहलाता है। एग्जाम का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो आप पत्थर मिट्टी घास, और मैं आपको बता दूं, देखिए आज हो सकता है टफ लगे, एक दिन था आप लोगों को जब 1 2 3 भी आपको टफ लगता था, एक समय था जब आपको ए से लेकर जेड तक के डायरेक्ट नंबर वो अल्फाबेट्स याद नहीं होते थे, बट आज आपको आसान लगता है क्योंकि आपने रिवीजन किया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इतना रिवीजन कराऊंगा, इतना रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन करवा करवा के सारी चीजें याद करा दूंगा। अगर आप सफलता चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के साथ में ये सेशंस को अच्छे से देखते रहिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो कंटोर बैरियर ये याद रखना है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का भाग नंबर 9A, हमारे भारत के संविधान के अंदर में टोटल अभी 25 भाग है, टोटल 25 पार्ट्स है जिनको भाग बोला जाता है। मतलब इसको आप चैप्टर टाइप का ले लीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, तो वैसे ही भाग 1 भाग 2 भाग 3, और कई कई जगह पे जो है फ्रेंड्स भाग का जो है आप लोगों का, ठीक है, मतलब अगर बाद में जोड़ा गया है दो भागों के बीच में तो उसके बीच में ABCD भी जोड़ दिया जाता है। तो भाग नंबर 9 जो है आप लोगों का, अगर केवल 9 की बात करेंगे तो वो रिलेटेड है पंचायत से, पंचायत, ठीक है, पंचायत से। लेकिन अगर भाग नंबर जो है आप लोगों का यहां पर मैं बोलना है 9A, ठीक है, 9A, तो वो आप लोगों का नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से। केवल 9 बोलेगा तो आपका पंचायत से, लेकिन 9A बोलेगा आप लोगों से तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। दोनों याद हो गए, दोनों के दोनों लिख दो। 9 भाग 9 पंचायत से रिलेटेड, मतलब ग्रामीण जो गांव के इलाकों में जो स्थानीय शासन होता है उससे रिलेटेड। और अगर हम लोग 9A की बात करेंगे तो शहरी शासन जिनको नगर पालिकाएं बोला जाता है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A ये 1992 में जोड़े गए थे 2 संविधान संशोधन के जरिए। पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था
73वें संविधान संशोधन के जरिए, और पार्ट नंबर 9A जो म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं या शहरी नगर निकायों से रिलेटेड है, वो जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन है, भाग नंबर 9A नगर पालिकाओं को, ठीक है, भारत के संविधान संशोधन अधिनियम नंबर कितने से जोड़ा गया था? CHSL का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड देखना चाहूंगा कितने लोग आंसर कर पाते हैं, बताइए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे सभी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं भाग 9A नगर पालिकाओं को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 74वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए जोड़ा गया था, ये याद रखना है। अगर 9 की बात करता, भाग नंबर 9 की, केवल 9 की, जिसमें पंचायत के बारे में बात की गई है, तो वो कौन सा वाला संविधान संशोधन था, जल्दी से वो भी बता दो। अभी बताया मैंने आप लोगों को, पंचायत की बात करेंगे आप लोग, ठीक है, तो वो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के जरिए, 73rd नंबर का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे 9A नगर पालिका की, तो वो 74वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, तो ध्यान से समझिए आप लोग। पांडुलिपिया, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, और शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर लिखी गई थी, तो उनके बीच में क्या अंतर है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, किस चीज के ऊपर में लिखी गई थी, और जो शिलालेख है वो किस पर लिखे गए थे? देखिए शिलालेख जो है ना फ्रेंड्स, ये इसका मतलब यही है कि टफ सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था, ये हार्ड सरफेस पर, मतलब कि कठोर सतह पर लिखा जाता था, पत्थर हो जाए या फिर उस तरीके की जो भी चीजें होती थी जो कठोर होती थी उन पर लिखा जाता था। तो ताड़ के पत्तों के पत्ते कठोर थोड़ी होते हैं जो शिलालेख उस पर लिखे जाएंगे, जबकि पांडुलिपिया जो है फ्रेंड्स आप लोगों के ताड़ के पत्तों पर या फिर आप लोगों का भुर्ज नामक पेड़ जो होता था उसकी छाल पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन स्टोन, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पत्थर पे नहीं लिखी जाती थी ना, ठीक है, वो ताड़ का पत्ता होता था उस पर लिखी जाती थी, जबकि जो इंस्क्रिप्शन होता था, शिलालेख होते थे, वो मेटल, पत्थर या फिर आप लोगों की ईंटें, दीवारें, उनके ऊपर में लिखी जाती थी। तो हस्तलिपियां या जो पांडुलिपियां है वो आपकी ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, और शिलालेख जो है वो धातु जैसी जो कठोर सतह होती है, चाहे उसमें पत्थर भी आ जाए, उसके ऊपर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा कि पांडुलिपिया ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, और शिलालेख जो है वो धातु जैसी जो कठोर चीजें होती थी उस पर लिखा जाता था। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट पत्तों या फिर लकड़ियों पर, और इंस्क्रिप्शन पत्थर, धातु, ठीक है, दीवार, उनके ऊपर में लिखते थे। पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां आमतौर पर जो मैंने बताया ना आपको कि ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ठीक है, ताड़ के पत्तों पर। और यही सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स सीटेट की एग्जाम में भी आया था। ठीक है, आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी, सीटेट की एग्जाम के अंदर में भी आ चुका है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हो कि आगे में भी ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करवाता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने भी सेशन है वो अच्छे से देखिए आप लोग। ओके, चलिए, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? चित्रकला का ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का AWES की एग्जाम जो है ना उसके अंदर में भी आया था, AWES की एग्जाम के अंदर में। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है जहां पर में चित्रकला को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये कहा जाता है जहांगीर के समय काल को। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो खुद भी बहुत अच्छा चित्रकार था, और वो उसके आंख पे पट्टी भी बांध दो तो वो आंख पे पट्टी बांध के जो है छूकर बता देता था कि ये पेंटिंग या जो ये चित्र है ये किसने बनाया है, उसके दरबार में से अगर किसी ने बनाई है तो। ठीक है, तो जहांगीर के समय काल को कहा जाता है। ठीक है, सीटेट में भी और बिहार एस्टेट में भी आया था। चलिए देखिए यहाँ पर मैं सीटेट में भी और बिहार एस्टेट के अंदर में भी आया था, ये क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर मैं पीयू जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया पीयू जी बता यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करने के लिए। चलिए 907 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1000 पार करवाना है हम लोगों ने। हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा ताकि ऐसी ही एनर्जी बनी रहे। ठीक है, नाउ मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? एनवीएस टीजीटी में भी आया हुआ है। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एडब्ल्यूएस की एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए, तो आंसर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मुगल काल में चित्रकारी का जो है यहाँ पर में जहांगीर के समय काल को कहा जाता है। एनवीएस टीजीटी सोशल साइंस का पेपर, और आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी ऑफिशियल पेपर देखिए आप लोग 2019 का, आप लोग खुद जाकर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट रेफरेंस के साथ बता रहा हूं आप लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था आप लोगों का, उसके अंदर में का क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम झूम के आंसर करेंगे हर कोई बच्चा, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए। स्थापत्य कला या फिर आर्किटेक्चर का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां के समय को कहा जाता है, और स्वर्ण युग जो वास्तुकला का है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कहा जाता है शाहजहां के, और जो जहांगीर है उसको चित्रकला का कहा जाता है, चित्रकला। तो दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों ने। तो शाहजहां के समय काल को कहा जाता है, ठीक है, वास्तुकला का स्वर्ण युग, आर्किटेक्ट का, क्योंकि शाहजहां के समय काल में ही ताजमहल, ठीक है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के अंदर में जो है आपकी जामा मस्जिद, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसके समय में बनी? शाहजहां। शाहजहां को बड़ा शौक था बिल्डिंग्स बनाने का, ठीक है। तो स्थापत्य कला या फिर आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग शाहजहां के समय काल को कहा जाता है, जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करो? अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बातों बातों में बता दिया था, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा जल्दी से, 963 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 37 लाइक्स हम लोग दूर है। हर एक बच्चा जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, जहां भी, जहां जहां टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो, एक बार दबा के शेयर मार देंगे जल्दी से। वेरी गुड अंबिका, आपने अच्छे से लिख भी दिया है वहां पर में। तो देखिए जामा मस्जिद जो है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है फ्रेंड्स, ये बनाई गई थी शाहजहां के समय काल के अंदर में। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, और सीटेट के अंदर में भी। तो ये काम का क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के 7th स्टैंडर्ड के बुक के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। हुगली नदी के किनारे पर बनी थी पहली अंग्रेजी फैक्ट्री, किस नदी के किनारे पर बसी थी? ये क्वेश्चन सीटेट में आया था इस तरीके का, और ये क्वेश्चन की कौन से साल बनी थी, तो ये आंसर हो जाएगा 1651 के अंदर में, ठीक है। हुगली नदी के किनारे पर, बंगाल के अंदर में, तो बंगाल में बनी पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे पर बनी थी, ठीक है, 1651 में। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कौन से साल में बनी थी, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1651 में बनी थी हुगली नदी के किनारे पर, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पहली फैक्ट्री। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर 1651 के अंदर में बनी थी, ठीक है। यहाँ से ही व्यापारी अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों के को जो है उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। वो फैक्ट्री जो थी उनकी, उसमें वेयर हाउस था जहां पर में सामान रखते थे, ठीक है, और वहां पर में ऑफिस भी था वहीं पे, ठीक है। तो सैयद राजवंश के ठीक बाद निम्नलिखित में किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के ऊपर में क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है आप लोगों के, सीटेट वगैरह के भी सारे के सारे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है, मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो डाल दे, हम अगर उसको सर्च कर पाए कि कौन कौन सा राजवंश जो है दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंश का जो है आपको वो पता होना चाहिए सीक्वेंस। तो देखिए सैयद राजवंश जो है, आपको बता दूं कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर में आया गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम या उसको स्लेव डायनेस्टी या तुर्क वंश भी कहा जाता है, इलबरी तुर्क वंश, गुलाम वंश, ठीक है, या तुर्क वंश भी उसको बोलते हैं आप लोग, तुर्क वंश, ठीक है। उसके बाद में आया था, गुलाम के बाद में आया फ्रेंड्स आप लोगों का खिलजी वंश, ठीक है, खलजी या खिलजी वंश बोलते हैं। फिर आया तुगलक, तुगलक, ठीक है। फिर आया सैयद वंश, और सैयद के बाद में सबसे लास्ट में आया लोधी वंश, ठीक है। तो सैयद वंश के ठीक बाद कौन सा आया था? ठीक है, 5 में से सबसे लास्ट वाला लोधी वंश सबसे लास्ट में आया था। ओके, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। ओके, तो खिलजी वंश जो है आप लोगों का सेकंड नंबर का था, तुगलक वंश जो है वो थर्ड नंबर का था, लोधी वंश जो है 5वें नंबर का और आखिरी नंबर का था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अर्ली तुर्किश शासक, या इसको गुलाम वंश भी कहते हैं आप लोग, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गुलाम वंश भी कहा जाता है और अर्ली तुर्किश शासक भी कहा जाता है। फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, ठीक है। तो गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी को अर्ली तुर्किश रूलर्स भी कहा जाता है, शुरुआती तुर्क शासक। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, ये देखिए स्लेव डायनेस्टी या शुरुआती तुर्क डायनेस्टी इसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक। इन पांचों में से सैयद, लोधी और इन सबको मिला दिया जाए तो सबसे सबसे कम समय तक किसने शासन किया, सबसे लंबे समय तक? स्क्रीन पर देखिए और जल्दी से आंसर करिए आप लोग पढ़ के, ठीक है। जल्दी से हर कोई बच्चा लिख देगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपका खिलजी वंश जो है वो सबसे कम समय के लिए था, केवल 30 साल के लिए, और सबसे लंबे समय तक शासन किया है तुगलक वंश ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका सीटेट का, ये क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि कौन सा वंश सही जो है क्रम क्या है, बताइए सही क्रम क्या है इसमें?
15वीं 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच लगातार दिल्ली शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुने। सैयद, तुगलक, तुर्किश, खिलजी, खिलजी, सैयद, तुगलक, तुर्किश। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की, तो सबसे पहले तुर्किश वंश या शुरुआती तुर्क वंश बोला जाता है उसको, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, और उसके बाद में सबसे लास्ट में फिर लोधी वंश था। तो सही क्रम यह है आप लोगों का डी, एनसीईआरटी के अनुसार डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर हो गया था। एक सेकेंड, चलिए ये देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। चलिए पीहू जी बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है सभी लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड दिल्ली सल्तनत के संबंध में, तो सबसे पहले गुलाम वंश या तुर्क वंश या उसको इलबरी तुर्क वंश भी बोला जाता था आप लोगों का। तो गुलाम वंश सबसे पहले आना चाहिए। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए दूसरे नंबर पे खिलजी वंश आना चाहिए, तुगलक नहीं, लोधी नहीं। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है तुगलक वंश आना चाहिए, लोधी नहीं, लोधी तो सबसे लास्ट में था, तो ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 1 सी डी। तो आंसर डी अब के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। गुलाम वंश, ठीक है, जिसको तुर्किश वंश भी कहा जाता है, शुरुआती तुर्किश वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी थी इनके बीच में, सैयद डायनेस्टी इनके बीच में थी। ठीक है, अगर होता ऑप्शन में तो यहाँ लगाते आप लोग सैयद डायनेस्टी फिर लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किताबुल हिंद, ठीक है, जिसने लिखी थी, भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया गया, किसने लिखी थी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इसको तहरीके हिंद या तहकीके हिंद भी कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। ठीक है, जितने भी लोग हैं जो सीटेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए जो है वो सक्सेस किट का भी इंतजाम किया गया। आप लोग जो फॉर्म दिया था मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन वाले वीडियो के अंदर में, उसके अंदर में जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सक्सेस किट के लिए फॉर्म भर देंगे आप लोग। इसके अलावा आप लोगों में से जिसके भी परिवार के लोग, दोस्त, यार, रिश्तेदार पढ़ाई कर रहे हैं सीटेट की, उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी जो है उसको भर सके अच्छे से। ठीक है, तो अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी के अंदर में। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद इसको कहा जाता है। तो किताबुल हिंद कौन सी भाषा में लिखी थी उसने, अरबी भाषा में। वो भारत किसके साथ आया था, अल बिरूनी जो है वो भारत किसके साथ आया था। तो अल बिरूनी भारत आया था सुल्तान महमूद के साथ में, भारत आया था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अल बिरूनी भारत आया था सुल्तान महमूद के साथ में, उसने किताबुल हिंद, जिसको तहकीके हिंद भी कहा जाता है, वो लिखी थी उसने। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया प्रतिभा जी। प्रभात, अंशु सर, मैं आपकी वजह से बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, और ऐसे ही करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत आगे तक जाओगे। तो किताबुल हिंद के पुस्तक कौन है, अल बिरूनी थे, ये याद रखना। किसके साथ आए थे वो आप लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे। अल बिरूनी की किताब किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। सीडीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कौन से जो है भाषा में लिखी गई थी। तो अल बिरूनी की किताब किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये आप लोगों की अरबी भाषा में लिखी गई थी। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। मतलब मेरे मुर्गे की एक टांग। अंग्रेज बोलते थे कि जो अंग्रेज है वो सबसे ऊपर है और बाकी जितने भी भारत के राज्य रजवाड़े उनके नीचे में। इसको पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी बोला जाता था कि अंग्रेजों को ये मानना पड़े, मतलब जो भारतीय राज्य रजवाड़े हैं उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अंग्रेजों के नीचे रहकर काम कर रहे हैं, अपना शासन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी ये कौन लेकर आया था, तो ये लेकर आया था फ्रेंड्स लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लेकर आया था। ये 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है,
बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट बनी थी 1833 में, उससे पहले उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। तो उसके पास में काफी सारे पावर थे पूरे भारत के लिए कानून बनाने के। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति लेकर आया था। ये सीटेट में क्वेश्चन आया था, सर्वोच्चता की नीति से क्या संबंध है। तो सर्वोच्चता की नीति का मतलब ये होता है कि भारत के जितने भी राज्य रजवाड़े हैं उनसे ऊपर है अंग्रेज लोग, तो अंग्रेजों की सर्वोच्चता है, ठीक है। वो बड़े हैं, भारत के राज्य रजवाड़े छोटे लेवल पर है। ये मानना पड़ेगा भारत के राज्य रजवाड़ों को, तभी उनको शासन करने दिया जाएगा, अदरवाइज अंग्रेज उन पर कब्जा करेंगे, हमला करेंगे और कब्जा कर लेंगे, उनको हटा देंगे गद्दी से, ठीक है। तो सर्वोच्चता की नीति थी। ओके, तो ये देखिए आप लोग एसएससी सीपीओ की एग्जाम के अंदर में आया वो क्वेश्चन। लॉर्ड हेस्टिंग ने ब्लैंक की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च है और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक है। बताइए कौन सी पॉलिसी थी, अभी बताया मैंने आप लोगों को। 1076 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, 1000 से भी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को शेयर भी करते रहेंगे हर एक जगह पे, ताकि एनर्जी बनी रहे इसी तरह के और भी सेशंस आप लोगों के लिए देने के लिए। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सर्वोच्चता की नीति जिसको कहा जाता है। देवांग, छप्पीगढ़ और रंगरेज एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। ये क्या थे, देवांग, छप्पीगढ़ और रंगरेज। रंगरेज, ठीक है, क्या होंगे, छिप्पीगढ़ या छप्पीगढ़ इनको बोलते थे, देवांग। ये सारे के सारे लोग कौन थे, क्या ये लोग ऐसे थे जो कपड़े बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, मंदिरों में काम करते थे, या क्रिमिनल लोग थे, ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब्स थे। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लोग वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल लोग थे, ठीक है। देवांग जाति जनजाति के लोग, छिप्पीगढ़ जाति के लोग, रंगरेज जाति के लोग, ये अलग अलग लोग थे जो कपड़े बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखो एनसीईआरटी का मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स के जो जो लोग करते थे ना, छपाई का काम करते थे, बुनकर ऐसे थे जो माहिर थे, कारीगर थे आपके, जो कपड़ों पर छपाईदार कपड़ा बनाते थे, उनको छिप्पीगर बोला जाता था। रंगीन कपड़ा बनाने वाले जो धागे से रंगीन कपड़ा बनाते थे उनको रंगरेज कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों के रंगरेज, छिप्पीगर, ठीक है, देवांग, ये सारे के सारे लोग कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे। एक क्वेश्चन ये भी देखिए आप लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ध्यान से समझना आप लोग क्या पूछा आपसे। जी हाँ, जुलाहा लोग जो थे वो भी उत्तर भारत के अंदर में जुलाहा जो थे वो भी करते थे। ऐसे पूरा एनसीईआरटी के अंदर में बहुत सारा दिया हुआ है, हम लोग इसके अंदर में करते जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। एमटी सैयद जी उर्दू नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में कि हमारी पृथ्वी का जो एक्सिस है, ठीक है, वो एक इमेजिनरी लाइन बनाता है जो कि 66.5 डिग्री है, ठीक है, अपने ऑर्बिटल सरफेस के साथ में। ये पृथ्वी है हमारी, ये उसका एक्सिस है, ठीक है, ये उसका ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है। तो जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है बोल रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का सही वाला पॉइंट है। द अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो ऐसे उसका एक्सिस ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन 23.5 डिग्री वो झुक गया है, 23.5 डिग्री झुक गया है। और अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में पहले वो 90 डिग्री बनाता था, बट अब वो बनाता है केवल 66.5 डिग्री। देखो पहले 90 बनाता था, ठीक है, अब 23.5 बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स की अब कम हो गया ना, ठीक है। तो अब पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं अगर बता दूं, ठीक है, कि पहले यहाँ पर में 90 होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी से कुछ तो भी जोर से आके टकराया होगा इस तरीके से, और उसका एक्सिस ऐसा झुक गया, और झुकी हुई पृथ्वी गोल 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 घूम रही है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुक गई है ऐसे। तो अब जो 90 में से 23.5 ये माइनस हो गया, ठीक है, 23.5 जो माइनस हो गया उतना ही बचा है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है वो अपने एक्सिस के साथ में। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये सही है आप लोगों का, ठीक है, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। तो सी आंसर लगाया है 38% लोगों ने, डी आंसर लगाया 20% लोगों ने। आंसर इसका डी होगा, केवल 20% लोगों ने आंसर लगाया है। भाई आपसे इनकरेक्ट गलत वाला पूछा है ना, ठीक है, तो गलत वाला पूछा है, पढ़े ही नहीं आप लोगों ने गलत वाला, इसी वजह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चंस करने ना, और जहां पर मैं दिमाग
जो है आप लोगों का एकदम उसकी एक्सरसाइज हो जाए अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। नहीं नहीं देखा सर, बिल्कुल नहीं नहीं देखा, वैसा होना नहीं चाहिए ना। एग्जाम के अंदर में इस तरीके भी आते हैं क्वेश्चन, केवल 20% लोगों का सही आंसर था। कौन है वो 20% लोग, और 80% लोग कौन है वो, हाथ ऊपर कर देंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को कि ऐसा ध्यान रखना है अगले बार से। देखिए पृथ्वी की धुरी जो कि एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ कितना कोण बनाती है। डी ट्रिपल एस भी टीजीटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे नन ऑफ दी अबो दिया नहीं है, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों को लगाना है। ओके, तो ये कक्षीय समतल मान लीजिए इसको, ठीक है, कक्षीय समतल मान लीजिए इसको। और हमारी पृथ्वी का ये एक्सिस है जो झुका हुआ है, पहले 90 था अब कम हो गया है, तो ये बनाता है 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो 66.5 डिग्री के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे पास में 66 डिग्री है। ठीक है, तो बस यही बनाएंगे हम लोग। डी ट्रिपल एस में पूछा गया था क्वेश्चन, नन ऑफ दिया वो था नहीं। ठीक है, तो हम सबसे क्लोज वाला लगाएंगे आंसर, 66.5 होना चाहिए। अब दिया 66 है तो सबसे क्लोज वाला आंसर हमारा हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सबसे क्लोज वाला। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, ये बताएंगे आप सभी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों ने ये भी बताना है भारत में कितने बार राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्र आपातकाल लगा है। भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लगा है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स भारत के अंदर में वैसे 3 बार आपातकाल लगा हुआ है। एक बार लगा था आप लोगों का 1962 के अंदर में जब चाइना के साथ में हमारा युद्ध हो रहा था। दूसरा लगा था 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो रहा था। और एक बार लगा था जब इंदिरा गांधी ने लगाया था भारत में, जब उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे उस समय में 1975 में। तो 1975 के अंदर में राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था तो उस समय में कौन थे, ठीक है, वराहगिरी, वीर वेंकटगिरी, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये राष्ट्रपति थे जिस समय में 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। वैसे इमरजेंसी की घोषणा जो है, ऐसा कहा जाए, ऐसा बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं लगाता। राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है इमरजेंसी लगाने की, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, और वो जो भी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कहता है वो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है उन्होंने उनके समयकाल के अंदर में लगाया गया था, ये याद रखेंगे आप सब लोग। नाउ नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 62 में, 71 में, 75 में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये याद रख लो, आप लोग लिख लो, चाहे आप लोगों के कभी काम आ जाए कि भाई कितने बार लगी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लगा है, और तीनों बार मैंने आप लोगों को बता दिया कब कब लगा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन। देखिए आप लोग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए स्पेशली सुश्री आभा शुक्ला जी के लिए, ठीक है, आभा विमल शुक्ला जी के लिए भी एक यहाँ पर मैं आप लोगों का थैंक्स बनता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो है एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके अंदर में। उसके बाद में फैज है, शिबा मैम है आप लोगों के लिए, उसके बाद में हटागरे सर है। ये सारे के सारे लोग जो है आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स देते रहते हैं पीछे से। ठीक है, एक पूरी की पूरी टीम है, तो एक यार थैंक्स तो उनके लिए भी बनता है टीचिंग परीक्षा के लिए। तो देखिए 1975 से 1977 के बीच में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से, कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लगाना है। ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे जल्दी से कमेंट में आंसर। तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा। हर्षवर्धन ने ब्लैंक की अध्यक्षता में बौद्धों की एक सभा बुलाई थी। देखो हर्षवर्धन जो थे एक शासक थे, ठीक है, उत्तर भारत के अंदर में, पुष्यभूति वर्धन या वर्धन वंश के शासक थे ये। उत्तर भारत में नर्मदा के ऊपर में उनका शासन था पूरा। ठीक है, तो हुएन सांग की अध्यक्षता में उन्होंने एक बैठक बुलाई थी कन्नौज में। ठीक है, कहा बुलाई थी, कन्नौज में, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हुएन सांग एक यात्री थे, चीनी यात्री, जो हर्षवर्धन के समय काल में भारत आए थे। और हर्षवर्धन इन्हीं के संगत में रहकर और बाकी जो इनके और लोग थे उनके संपर्क में आने के बाद में उन्होंने बुद्धिज्म भी अपना लिया था हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने हुएन सांग के सम्मान में, ठीक है, एक बौद्ध सभा बुलाई थी कन्नौज की, कन्नौज सभा बोला जाता है इसको।
तो ये बुलाई थी उन्होंने वैन सांग के सम्मान में और उनकी अध्यक्षता में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैन सांग के सम्मान में बुलाई थी। ठीक है, तो कन्नौज सभा 643 ईस्वी में हुएन सांग के सम्मान में बुलाई गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म और महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सभा बुलाई थी और अलग अलग संप्रदाय के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था। ये था हुएन सांग, ठीक है, चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में जो आया था। ठीक है, चलिए 643 ईस्वी में कन्नौज विधानसभा नहीं, कन्नौज सभा होना चाहिए यहाँ पर में। कन्नौज सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ओ ट्रिपल एस टेट का ओ डबल एस टेट का क्वेश्चन आप लोगों का। तो किसके सम्मान में, किसकी अध्यक्षता में हुई थी कन्नौज सभा 643 में? अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस चलते रहे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूं, तो जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 643 ईस्वी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्नौज सभा कब हुई थी इसके लिए, और हुएन सांग जो था उनके लिए आयोजित करवाई गई थी। ठीक है, नाउ फ्रेंड, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था? अब देखिए एक और चीज आपके लिए, ठीक है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, देखिए ये हमारा भारत है मान लीजिए, और ऊपर में दिल्ली सल्तनत थी। पहली बार दक्षिण भारत पर हमला किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मध्यकालीन समय में, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के समय में दक्षिण भारत पर पहली बार अभियान किसके समय में चलाया गया था? ओके, तो दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स अभियान चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय काल के अंदर में। मैं आप लोगों के लिए कल सीटेट के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर में पहला एक ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए सभी के सभी लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने पहली बार जो है अभियान चलाया था दक्षिण भारत के अंदर में। नाउ तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है डी का? 59% लोगों ने। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत पर आक्रमण भेजा? प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका त्रिपुरा टीईटी का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का। त्रिपुरा टीईटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। 1168 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स अभी हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करना है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलते रहे। देखिए, तो आपको बता दूं दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया था सबसे पहले? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था सबसे पहला। ठीक है, मध्यकालीन भारत के समय में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के बिहाफ पर, उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, अगर किसी ने पद्मावत मूवी देखी है तो उन्होंने मलिक काफूर को भी देखा होगा उसके अंदर में। ठीक है, उसमें दिखाया है मलिक काफूर। चलिए, नाउ फ्रेंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है वो छोड़ के चले गए, हमको नहीं खेलना, हम जा रहे करके। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, या दोनों एक साथ स्वर्ग सिधार गए, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे वो पदभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति के पद पे कौन चला जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्ला। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स एक बार हुआ है हमारे भारत के अंदर में, जस्टिस हिदायतुल्ला जो है वो बने थे। ठीक है, चीफ जस्टिस थे और भारत के राष्ट्रपति बने, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली हो गए थे। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। तो जस्टिस हिदायतुल्ला जो है फ्रेंड्स ये बने थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। क्योंकि वीवी गिरी जो थे ना, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति जो है वो खाली हो गया। तो माहिष्मति का सिंहासन जो है वो अपने राजा के लिए तरस रहा था, मतलब हमारे भारत नामक माहिष्मति। ठीक है, तो उस गद्दी पर, राजगद्दी पर कौन बैठे फिर? जस्टिस हिदायतुल्ला, जो उसके चीफ, उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का एक ही समय रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? एपीपीसीएस, पंचायत सेक्रेटरी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई आप लोग पंचायत के सेक्रेटरी भी बन सकते हो। 1200 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। टीआरई 4 जो है, अभी जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में जो है टीआरई 4 की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीआरई 4 उन्होंने करवाना है नवंबर के अंदर में। आपको पता है कि नेक्स्ट नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे बिहार में, तो उससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी करनी है उन्होंने। तो जैसे ही ये खत्म होगा टीआरई 3 का जो है पूरा रिजल्ट और सारी चीजें, प्रक्रिया टीआरई 4 के लिए चालू हो जाएंगी सारी चीज। चलिए, तो आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ, ठीक है, इंडिया। डी इज द करेक्ट आंसर।
सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तमिलनाडु पीसीएस का क्वेश्चन। अब आप देखिए आपका लेवल कितना हाई होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, दिन ब दिन आप लोग जो है बढ़ते जा रहे हो। अगर लग रहा है कि सही है तो कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स, अगर मजा आ रहा है आप लोगों को, ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सभी के सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन भी देख रहे हैं बाद में भी देख रहे हैं, ठीक है, वो भी जरूर शेयर करेंगे ताकि ऐसे ही और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लेने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में जस्टिस हिदायतुल्लाह। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यवाही कार्यकारी शक्ति निहित होंगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर रहेंगे, मतलब जितने भी काम धंधे किए जाएंगे भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा, वो किसके नाम पर किए जाएंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इमरजेंसी लगी थी, उस समय में हमारे भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो हमारे भारत के अंदर में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि जो है जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था उसमें ये बोला गया कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो इमरजेंसी घोषित करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास किसके नाम से यूज होता है? सारा का सारा वो राष्ट्रपति के नाम से यूज होता है। ठीक है, जो भी चीज होंगी वो सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। हमारे भारत के संविधान के अंदर में आर्टिकल नंबर 53 में ये बात लिखी गई है कि जितने भी संघ की कार्यकारी शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति के नाम पर यूज होंगी। ठीक है, तो जितनी भी कार्यकारी शक्तियां है आर्टिकल नंबर 53 के अंदर में बोला गया है ये वाली बात आप लोगों की। आर्टिकल नंबर 53 के अंदर में कि यूनियन ऑफ दी जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के नाम से यूज होंगी। ठीक है, 53 में ये बात बोली गई है। संघ का कार्यकारी अधिकारी संविधान द्वारा निहित है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसको बनाया गया? चाहे नाम मात्र का ही हो, वो केवल नाम का है वो, लेकिन फिर भी बताइए। सीजीएल के अंदर में आया 8 दिसंबर को, एमटीएस की एग्जाम के अंदर में भी आया है 25 जुलाई को। जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चे चाहते हैं कि और सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाए वो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों का यहाँ पर में उस पर जो चीजें हैं एनसीईआरटी पर आधारित, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली घोषणा मैं करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो उसके लिए भी सभी के सभी लोग तैयार रहे। थैंक यू वेरी मच निक्की जी। सरफराज आलम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया संघ का कार्यकारी अधिकारी जो है वो आप लोगों का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति के नाम के ऊपर में सारी की सारी चीजें जो है वो होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा। एक बार जाने से पहले भी एक एक बार सभी लोग जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वहां वहां जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को। ठीक है, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को वीडियोस ऐसे ही मिल सके। अगर टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर जो है फ्रेंड्स आप लोग पढ़ना चाहते हो, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हो, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर में, बाय, थैंक यू।